ओनली गॉड इज ग्रेट, सिर्फ खुदा अजीम है, इल्ला अल्लाहु अकबर। नाजरीन, इस वक्त मैं आपसे एमरजेंसी टॉक प्रोग्राम में हाजिर हूँ। बातचीत में तो आपके साथ हर संडे को, हर इतवार को रात 8 बजे मुलाकात होती है, और आपके इल्म में है कि ये एमरजेंसी टॉक प्रोग्राम किसी एमरजेंसी की सूरत के लिए शुरू किया गया है। और आज कुछ देर कबल एक फैसला इंतहाई अहम आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके चेयरमैन सिकंदर राजा सिकंदर हैं, उन्होंने ये, बल्कि शायद 2 मेंबर भी साथ हैं, तो इलेक्शन कमीशन कहेंगे हम कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस, जिसे फॉरेन फंडिंग के नाम से भी बातचीत की जा रही है, उसमें फैसला जो सुनाया है उसकी मैं डिटेल में जाने की बजाय आपको आसान लफ्जों में समरी बता देता हूं कि अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल, फ्रॉडिया, बेईमान करार दे दिया है और साबित कर दिया है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। यानी कि जैसे नवाज शरीफ को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अमीन से फारिग कर दिया था, ताहयात नाअहल कर दिया था, इमरान खान अब उसी स्टेटस पे आ गया। और हालांकि नवाज शरीफ पर और उनके खानदान पर जो इल्जामात हैं वो तो खतरनाक तरीन करप्शन के हैं, जबकि इमरान खान के ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो पार्टी के एम्प्लॉइज, कंसर्न्ड अकाउंटेंट्स, मुंशी हजरात या लीगल पर्संस, उनकी मिस्टेक्स हैं। अगर आप असूली तौर पर देखें तो ये पार्टी के जो मुतल्लिका शोबा के जिम्मेदारान हैं, दिस इज देयर मिस्टेक। इतने बड़े लेवल पे रह के मालिक ने बंदे किस लिए रखे होते हैं? फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बंदे किस लिए रखे होते हैं? सिर्फ वो खाने पीने के याशी के लिए ही है, और कोई उनसे गड़बड़ होनी है तो मालिक नहीं भुगतनी है। ये एक गलत सरकारी नौकरों के बनाए गए कवानीन है। कहने को असेंबली होती है, असेंबली का कोई कानून नहीं बनाया हुआ। ये एस्टेब्लिशमेंट के तमाम कवानीन एस्टेब्लिशमेंट के बनाए गए हैं, ये याद रखिए, ताकि सिविल साइड पे अहम पोजीशंस में आ जाने वाले लोग अंडर ब्लैकमेलिंग रहे, उन्हें जब चाहे जलील करके निकाल दें। मसलन 2014 में अकबर एस बाबर ने, उसी के पार्टी के एक मेंबर ने ये केस किया, या एक प्लानिंग के तहत जो इनकी गंदे गलीज प्लान्स होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उसके तहत एक अंडर ब्लैकमेलिंग रखने के लिए जो साजिशें की, उनमें से एक ये भी करके रख दी, दरखास्त दिलवा दी भाई। उसके बाद 14 से लेके ये 4 माह पहले तक वो क्यों सर्वाइव करता रहा, क्यों इलेक्शन में आया, और वजीर आजम क्यों बना, और उसकी पार्टी क्यों बनी? मुझे जवाब दे दे। 1 हफ्ते का केस नहीं था ये। जब ये इलेक्शन कमीशन अब ये बक रहा है कि एप्लीकेंट ने, कंप्लेनेंट ने एविडेंस साफ लगाए थे, और एविडेंस तो डॉक्यूमेंट्री है, बैंकिंग रिलेटेड है, उसी वक्त इसका डिसीजन क्यों किया गया? समझे इस गलीज और बद किरदार जराइम पेशा एस्टेब्लिशमेंट की, समझे साजिशें कि अच्छा फला आदमी के खिलाफ एजेंसीज ने इतना मवाद इकट्ठा कर लिया, इतनी मोटी फाइल बना ली है, वेरी गुड, अब ये कुत्ता बन के रहेगा, अब इन वर्तो वर्त के फिर किसने ठुडा मारन के तो मोल ज्यादा मिलेगा, उदो ठुडा मार दो। यहां पर यह मामला है। यह तो हो गई बात आपसे इसकी जो मैंने की, केस की औकात, केस की पोजीशन। अब मैं आपसे बात करता हूं इस में दूसरे पहलू पे कि चले जो लॉ था, जो लॉ बनाया हुआ था, चाहे वो गैर कानूनी कानून बनाया हुआ था, इलीगल लॉ बनाया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ने, पर चले जो लॉ था उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, हम उसे दुरुस्त कह देते हैं। पर मैं इसके बावजूद यह कहूंगा कि यह इलेक्शन कमीशन की बदनीयती पर मबनी फैसला है। सुने कैसे? कम से कम 30 साल और उससे भी पहले के कुछ पार्टियों के खिलाफ इसी इल्जाम के तहत ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग,
इसके तहत मुकदमात कंप्लेंट्स पेंडिंग चली आ रही हैं। नंबर 1, पहले डिसीजन उनका क्यों नहीं दिया जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी शामिल है? पहले फैसला उसका क्यों नहीं दिया गया? मुझे इसका जवाब बता दें। इलेक्शन कमिश्नर और दल्ले करप्ट आदमी, जवाब दो इसका मुझे। तुम्हें मैं दल्ला और करप्ट इस हवाले से भी कह रहा हूं, मैं अभी बात करता हूं आगे कि मेरी जो पेंडिंग कंप्लेंट्स है तू उसकी तरफ आना। उससे ज्यादा खतरनाक तो केस ही कोई नहीं, ये तो केस ही कोई नहीं पीटीआई का जो तेरे पास पेंडिंग पड़ी है मजहबी जमातों से मुतल्लक केस कंप्लेंट मेरी, उसको तूने टच क्यों नहीं किया? यू क्रिमिनल, क्यों नहीं उसको टच किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, यू आर, याद रखना टाइम आना होता है। मुझे गिराया ना एस्टेब्लिशमेंट ने, मेरा अब टाइम, आज नोट कर लो सारी एस्टेब्लिशमेंट। खुदा का अगर वजूद है तो मेरा इतनी ताकत से वक्त आ रहा है कि मैं जो चाहूंगा, जो बोलूंगा, जो सोचूंगा वो होगा। आज नोट कर लो, तो इलेक्शन कमिश्नर तुझे मैं लटका दूंगा चौक में, डी चौक में ही लटकाऊंगा तुझे। और इतना खतरनाक केस तेरे पास पेंडिंग पड़ा है, तूने ये क्लैरिकल मिस्टेक का और बाकी सारी पार्टियों के 30 साल पुराने इसी इल्जाम के छोड़ के इसका एक डिसीजन सुनाने की तुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे पता है। अभी कुछ हफ्ते पहले जब तू फैसला सुनाने लगा था तो हमारी खबर एजेंसी शारपाई ने खबर जारी की थी कि जीएसके ने फैसला लिख के दे दिया। यह वजह थी तुम्हें डिले करने की, उसमें हमने कह दिया था कि इमरान के खिलाफ आ रहा है, इसलिए यह डिले करना पड़ा तुम्हें फैसला। अब मुझे यह जवाब दें कि मैंने इतने मजबूत एलिगेशन के साथ मजहबी जमातों के खिलाफ कंप्लेंट्स दे रखी हैं, पंजाब पुलिस को और एफआईए को पर्चे की दरखास्तें भी दे रखी हैं एफआईआर दर्ज करने की। मजहबी जमातें सियासत के लिए तुमने रजिस्टर की थी या मिलिटेंट ग्रुप्स के तौर पे की थी? टेल मी, क्या किसी से भूली हुई है कि जहाद कश्मीर के नाम पे, मुल्क में इस्लामी निजाम लाने के नाम पे, जमात इस्लामी से लेकर टीएलपी तक इस्लाम के नाम पे इन्होंने पैसा पकड़ा? कौन से पैसा इकट्ठा किया और कितनी फॉरेन फंडिंग हुई है? ओसामा बिन लादेन जैसी पार्टियों से कितना पैसा लिया गया? इसकी तूने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है? मेरी कंप्लेंट पड़ी है ना तेरे पास। फ्रॉडिये चेयरमैन और तेरे जैसा फ्रॉडिया चेयरमैन नैब, एफआईए, पंजाब पुलिस, किसी ने क्यों एक्शन नहीं लिया और लीगल एप्लीकेशन पे? अब मुझे बताएं, मिलिटेंट्स ग्रुप्स की मैं क्यों कह रहा हूं? क्या किसी से छुपा हुआ मजहबी जमातों, स्पेशली जो सियासी जमातें दर्ज हैं? मैं लश्कर तैयबा की बात इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा ख्याल है वो सियासी जमात शायद रजिस्टर्ड नहीं थी, वो तो डायरेक्ट जिहादी ग्रुप था ना। जमात इस्लामी क्या मुजाहिदीन, सिविल नौजवानों को बरगला के मुजाहिदीन फराम नहीं करती रही कश्मीर में लड़ने के लिए आईएसआई के साथ मिलकर, उनके टॉप के तौर पे? इस इतने बड़े एलिगेशन पे क्यों नहीं उनकी अभी तक खत्म की रजिस्ट्रेशन? मेरी कंप्लेंट पड़ी है तुम्हारे पास, जवाब दो उसका। इस्लाम और कश्मीर के नाम पे 70-75 साल से खाले और बेबहा फंड लिया नहीं, कश्मीर भेज फरोख्त कर दिया हमारी फौज ने, जिसका मैं 2003 में कह चुका था कि फौज कश्मीर भी फरोख्त करेगी और मुल्क के बाद में 3 टुकड़े भी करेगी। बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए उसकी भी सुपारी उठाएगी, सरहद और शिमाली इलाका जहाज अफगानिस्तान में शामिल करने की सुपारी उठाएगी, सिंध को लाला करने की, यानी पंजाब की अब तक पाकिस्तान रह जाएगा। निकले ये बात, ये जीएसके ने डिसाइड कर लिया हुआ है और ये जेहन में रखिए, किसी के जेहन में आ जी उस वक्त के जर्नैल और अब में कोई फर्क नहीं। नो, ये रिटायर्ड जनरल होके भी अपने अपने मिशन चला रहे होते हैं और अगले इनके ही मतहत रहे होते हैं, वो मिशन उसी तरह चलता है। ये एक अंडरवर्ल्ड है ना, अंडरवर्ल्ड की तरह काम करते हैं ये अदारे, अंडरवर्ल्ड ही तो यही होते हैं एजेंसीज और ये सारे। अच्छा, अब कभी अच्छा, ये मजहबी जमातों ने फंड लेके इस्लामी निजाम लाने के लिए एक भी धरना नहीं दिया। जालिमों काजी आ रहा है, जा किथे रहा? नवाज शरीफ के रायगढ़ के बाद आर्मी कह रही है हम 10 तेरे घर के अंदर वाड़िए, हमला कराइए, मानना? नवाज शरीफ ने कहा जी हाथ जोड़े ने मानना, मौलवी वापस ले जाओ, क्या जी हुकूमत गिरा दो। ये कौन सा एजेंडा था? मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे धरने दे के कहना हुकूमत गिरा दो। अच्छा जी, प्रयास में तो इन हो गई है,
इतने खतरनाक धरने के पंजाब पुलिस से गौ पाकिस्तान के दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से गोलियां चल रही हैं, कत्लो गारत हो रही है, दहशतगर्दी खुलेआम हो रही है। ये सियासी जमाती है। फ्रांस का सफीर गिरा दो, क्यों गिरा दो फ्रांस का जो सफीर है वाई? ये सियासी एजेंडा है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बिजनेस एजेंडा है। इस्लामी निजाम के लिए तो नहीं किया इन्होंने कुछ, तो मेरी क्या कंप्लेंट पेंडिंग है कि वो पैसा भी वापस लेना सारा इनसे। और अच्छा, अब मैं एक सबूत देता हूं, मेरी इन कंप्लेंट की वजह से अब इनकी बोलती बंद हुई है। फ्रांस वाला तो बड़ा मामूली वाकया था, एक शख्स का, एक गैर मुस्लिम का। ये हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है पीछे, पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई, हिंदू मुस्लिम फसाद खड़े हो गए, जो तौहीन मोहम्मद की इंतहा हुई। कितने साल जमाता इनकी गर्दनें हाथ में आ चुकी हैं कि तुसी ये तो इन्हों ने नाते धंधे कर रहे हो, धंधे कर रहे हो तुम। सो ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये सियासी जमातें तो ना नहीं। इनको तूने क्यों नहीं, राजा सिकंदर, इनकी आज तक क्यों नहीं, कितना साल, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है मेरी कंप्लेंट को, क्यों नहीं एंटरटेन किया अभी तक? लटकाना बनता है कि नहीं तेरा? बड़ा तेरी ब्यूरोक्रेसी फैमिली में तुझे, वो राजा मेहदी का दिमाग है ना, तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था नवाज शरीफ का, और इस तरह तेरे जो ब्यूरोक्रेसी में जड़े हैं, बड़ा तू स्ट्रांग है, तो तू बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट होते हुए संगीन जराइम करेगा। वह माई कंप्लेंट इज पेंडिंग टिल टुडे। यह फैसला भी जो तूने इमरान का सुनाया, कम से कम इतना तो करता, बाकी सारी पार्टियों का 30 साल पुराने केस कंसोलिडेट करता, सेम एलिगेशन से कंसोलिडेट करके इनका एक फैसला सुनाता। कौम फिर समझ ले, खुफिया एजेंसियों के जरिए तमाम लोगों की रिपोर्टिंग करवाई जाती है, जिसके मुतल्लिक कोई चीज ना हो उसके जाली झगड़े डलवा के उसकी फाइल गंदी की जाती है, उसकी फाइल में मुकदमात शामिल करके एक बलंदा ब्लैकमेलिंग के लिए बनाया जाता है। जब वो अच्छा खासा तगड़ा हो जाता है, एविडेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है इसको अहम सीट दे दो। मैं एक ऑफिसर था जिसने मुझे आईबी के ऑफिसर ने आज से 2011 से कुछ पहले मीटिंग की, बुलाया। मेरा दोस्त था डॉक्टर सईद लाई, खासा क्लोज दोस्त था, अभी नहीं है क्योंकि उसके भाई जी मैंने इंसल्ट कर दी आईबी में दफ्ते, वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईबी पंजाब था। उसने कहा जी डीजी आईबी साहब ने कहा मीटिंग रखो, तो हमें पता है आपने आईएसआई को 95 में कर्नल की सीट से जवाब दिया था कि मैंने टाउट नहीं बनना, 2000 में फिर जवाब दिया था, और आपने कोर कमांडर के दफ्तर में बैठ के कहा था मैं तुम्हारी अंतरियों से करप्शन निकालूंगा, जिस पर आपको मेजर वकार हैदर के जरिए मार पड़वाई गई, कोर कमांडर ऑफिस में गिरेबान पकड़े गए, आपके ऊपर हमला किया गया, जनरल खालिद मकबूल किया। उसने सारी बातें की, कहता आई नो। उसने कहा आप अकेले कैसे लड़ेंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ज्वाइन दी आईबी। सईद लाई का भाई था नवीद लाई डीडीजी। मैंने ये कॉलम में 2011 में लिख चुका हूं, सारी बात 2011 में लिख चुका हूं। अच्छा, उसने मुझे कहा, मैं कहता हूं आई डोंट वांट टू बी अ टाउट ऑफ एनी एजेंसी, मैं एक इंडिपेंडेंट माइंड का आदमी हूं, इंसाफ और ईमानदारी में मैं बिलीव रखता हूं, और जब वक्त आएगा तो बताऊंगा मैं कि इंसाफ और ऑनेस्टी होती क्या है। अपनी हद तक तो मैंने की, बतौर मीडिया मैन तो मैंने एक्सट्रीम ऑनेस्टी की, उसकी सजा वो भुगत रहा हूं आज तक जो वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नहीं है। पूरी रियासत मेरे साथ लड़ी है और लड़ रही है आज तक, तमाम अदारे जंग लड़ रहे हैं, एक अकेले निहत्ते कलम से जहाद करने वाले ऑनेस्ट आदमी के साथ पूरी स्टेट अदालतों से मुझे धक्के मार के सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक के जजों ने, रजिस्ट्रार ने निकाला। पहले वकला से दर्जनों वकला हर कोर्ट में मेरे ऊपर हमला करते हैं कि तुझे हमने केस अपने की पैरवी नहीं करने देनी, वकील खड़ा कर और कोर्ट से निकल। वकील शुरू में किए वो मैनेज हो जाते हैं, वो आपको बुक कर जाते हैं, वो गलत पहरे जान के कोर्ट में शामिल करते हैं। जब आप कोर्ट को कहें इसने गलत लिखा, कोर्ट कहें साइन नहीं किया थल्ले, वकील कहा देता इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लाइंट। सो वकील तो समझे, देखिए वकील की औकात क्या है, अल्लाह को हजर जान जाके मैं कहता हूं, मुझे एक नहीं कई वकला ने, मैं नाम भी बता सकता हूं, ये कहा मियां साहब आगे नाराज ना करो साढ़े थे। हमारा तो एक तुआइफ वाला काम है, जो पैसे दे साथ ले जाए। एक वकील कहने लगा आज मैं आपका मुखालिफ हूं सर, आप मुझ पर नाराज ना हो, आप कल पैसे देंगे मैं आपके साथ चला जाऊंगा। तो ये आपके साथ जब लगता है तो दूसरी तरफ से जब डबल माल ऑफर होता है आपको बुक करा देता है।
वो कहता बेफिक्र रहो, गैर महसूस अंदाज में आपको कागजों में फंसा के आपके सारे साथ घुस के पत्ते देख के बुक कर देता। सो ये निजाम अदल ही नहीं है, ये बिजनेस है कोर्ट्स में, ये निजाम अदल नहीं है। मैंने लिखा है निजाम अदल क्या बनाना है और मैंने पूरा उसका एक बना रखा है। तो मुझे बताएं ना 2014 में क्यों नहीं इमरान खान के इस केस को झुके? तो डॉक्यूमेंट्री थे, फॉरेन फंडिंग थ्रू बैंक थे, उसने खुद लिस्ट दी थी, उसका डिसीजन करते बारे करते, प्राइम मिनिस्टर क्यों लगाया? एक और मैं कौन को एग्जांपल दे देता हूं, मैं अपने कॉलम में लिख चुका हूं। इमरान खान के खिलाफ जो मीडिया के थ्रू मेरे सामने आई सारी बातें कि अमेरिका में एक मुकदमा जब कायम हुआ, वहां की अदालत ने इसे सजा सुना दी ज़िना की और इल्लीगल बच्ची पैदा करने की, वो सजा हो गई इसको। अब जब ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, इलेक्शन गालिबन 2018 के होने वाले थे, इफ्तिखार चौधरी क्या करता है इलेक्शन कमीशन में, या रिटर्निंग ऑफिसर, हाँ रिटर्निंग ऑफिसर जो सेशन जज के इक्वल होता है गालिबन, उसके पास मुकदमा दायर किया कि ये सादिक अमीन नहीं है, ये कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है अमेरिका से, इखलाकी जुर्म में सजा याफ्ता। अब गेम देखें, बंदा मार मार के लिटर इसको 1000 मार के एक गिने इफ्तिखार चौधरी को। तो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहा, तुझे ये नहीं पता कि मुकदमे की दरखास्त के साथ कागजात कौन से लगाने हैं? सारी गेम फोटोकॉपी लगाई, रिटर्निंग ऑफिसर ने, जज ने कहा कि जनाब इसके साथ अटेस्टेड कॉपी नहीं लगी डिसीजन की। उन्होंने कहा वो तो नहीं है मेरे पास, उसने खारिज कर दिया। वो खारिज करा के ये जब इमरान वजीर आजम था तब मैंने कॉलम लिखा था कि ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथों कहां से ब्लैकमेल हो रहा है। वो अपील दायर कर दी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हाईकोर्ट में, उसे पेंडिंग करा दिया, उसे पेंडिंग करा दिया कि पुत्र जिस दिन सिर चुकेगा उस दिन तेन हथों नाहल करा देंगे कि यू आर अ कन्विक्टेड पर्सन इन जिना। फॉलो द पॉइंट। सो ये इसी तरह ये 2014 से केस ब्लैकमेलिंग में रखा। अब शरीफ खानदान पे, जरदारियों पे और दीगर लोगों पे जो फॉरेन ये जो बड़े घरौने हैं कि मुल्क से अरबों खरबों लूट के इलीगली बाहर भेजना, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, वो भी 2+2=4 के केस हैं। सबको पता है, बैंकिंग चैनल के एविडेंस है। 1 दिन का केस है, 2 दिन का केस है, उसको लटकाना, गर्दन पे तलवार रखनी और हुकूमत दे देना। जिस वक्त कोई अड़ी फंसी ये ज्यादा करेंगे तब सजा सुना के इसको भी बुक करके बाहर भेज देंगे, शबाज को, हमजा कोरिन को बुक कर देंगे। तो मुजरिमों को, डिक्लेयर्ड मुजरिमों को ओपन क्लियर प्रमा फिशाई वो नजर, प्रमा फिशाई ये नजर आ रहे होते हैं, लेकिन कि ये मतलब क्लियर मुजरिम है, लेकिन इनको ब्लैकमेलिंग के अंडर रख के, तो मैं इसका एक और एविडेंस देता हूं, बहुत अहम एविडेंस। पाकिस्तान का एक बड़ा अहम बिजनेसमैन, मेरे पास 2 गवाह भी बैठे थे मेरे बड़े करीबी, उनके सामने मेरे पास आया, 2011 के करीब की बात होगी, 12, 13, 11, जब मैं कॉलम बड़ा सख्त लिख रहा था तो इन्होंने फिर मेरे पर बड़ी तबाही की मेरी, और कॉलम रोकना पड़ा मुझे। पाकिस्तान की तबाही के मुजरिम कौन 41 एपिसोड उसकी आ चुकी थी, वो भी godism.com पे अवेलेबल है। अच्छा, मेरे पास आया, उसने कहा मियां साहब बहुत जुल्म हुआ आपके साथ, आप बहुत बड़े हरजाने डालते हैं, इन पे अरबों खरबों के हरजाने डालते हैं, आप ये कहते हैं रियासत से माफी मंगवाऊंगा और रियासत से लीगली मैं हरजाने लूंगा, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड नहीं लेना। अभी देखा मैंने आपको बताया, और अपनी वो गॉडिज्म एंड केस ऑफ रिलीजियंस की जो 2nd एडिशन बुक आई है जो godism.com पे, उसमें भी मैंने लिखा है कि 31 मई को इसी साल 2022 में ISI ने मेरे घर आके कहा कि आप पैसे बताएं कितने चाहिए, हम पैसे देने को हाजिर हैं, जनरल का रैंक देने को हाजिर हैं। मैं कहा ऐसे नहीं लूंगा, टाउट नहीं बनूंगा, स्टेट से माफी मंगवाऊंगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और तमाम डिपार्टमेंट से हरजानों के चेक लूंगा, तुल के रख देंगे तो और वक्त आना रहा। अच्छा, अपना लूंगा, तुम्हारा टाउट बन के तुमसे वो नहीं लूंगा, खैरात जैसे नवाज शरीफ ने ISI से पैसे ले लिए, केस का आज तक फैसला नहीं हुआ। बल्कि नवाज शरीफ के ऊपर तो केस, मुस्लिम लीग पर तो यह भी इल्जाम है 30 साल से कि ओसामा बिन लादेन से पैसे लिए। किधर इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा केस क्यों पेंडिंग रखा हुआ है? अब मजीद ये कि आज इतना ही काफी है, क्योंकि ये इमरजेंसी टॉक प्रोग्राम है, लंबी बातें तो आपसे करेंगे बातचीत में। इजाजत दें। ओनली गॉड इज ग्रेट।
सिर्फ खुदा अजीम है, इल्ला अल्लाहु अकबर।